वैदेही और बिहान घर पहुंच गए थे। वैदेही चेंज करने बाथरूम में चली गई। वॉशरूम में जाते ही वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। वो चाह कर भी खुद की खुशी छुपा नहीं पा रही थी। उसने खुद को आईने के सामने देखकर कहा, आज बहुत ही खास दिन है। पहले तो मेरी बीमारी के बारे में बिहान को कुछ पता नहीं चला, और दूसरा उसने खुद सामने से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। मैंने तो यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद मेरे करीब आएगा। सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। ये खुशी बस कुछ वक्त के लिए है, लेकिन ये मुझे हमेशा याद रहेगी। यहाँ रहकर मैं अपने दिल के गुल्लक में मीठी यादें लेकर जा पाऊंगी, लेकिन मुझे तो बयान से दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना जब अलग होने का वक्त आएगा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। वैदेही फ्रेश हो गई और बेड पर आकर लेट गई। वो कुछ देर तक यूं ही सोचती रही। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ कसता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा बियान बगल में था और उसका हाथ उसकी कमर पर था। बियान धीरे धीरे वैदेही के पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वैदेही ने बियान से कहा, बियान, ये क्या कर रही हो? बियान ने धीरे से कहा, मुझे पकड़ कर रखो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वैदेही ने घबराते हुए कहा, चक्कर आ रहे हैं? लेकिन क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बियान ने वैदेही पर अपना सिकंजा और मजबूत कर लिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे ऑटो में लेकर आई, वो भी इतने खराब रास्ते से। वहां मैंने तुम्हें संभाला और अब तुम मुझे यहाँ संभालो, हिसाब बराबर। बियान ने धीरे से एक हाथ वैदेही के सर पर रखते हुए उसकी गर्दन तक ले गया और दूसरे हाथ को कमर पर कसते हुए करीब खींचा और आंखें बंद किए सो गया। वैदेही की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो चाह कर भी बियान को खुद से दूर नहीं कर पाई। उसे भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो भी चुपचाप लेटी रही। उसे बिहान की बाहों में कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह सबसे पहले वैदेही की नींद खुली। उसकी आंखें भारी थीं। उसे और सोने का मन कर रहा था, लेकिन वो मन मारते हुए उठने की कोशिश की। वो जैसे उठी, किसी भारी चीज ने उसे फिर से बेड पर गिरा दिया। वो बिहान था। उसने वैदेही को नींद में ही कसकर पकड़ लिया। सुबह के उस वक्त में सन्नाटा छाया हुआ था। बिहान धीरे से बड़बड़ाया, कहाँ जा रही हो? मेरे पास रहो। वैदेही ने धीरे से बिहान के बालों को छुआ। वो उसे वहीं पर पड़ी देखती रही। बहुत देर तक देखने के बाद भी उसका मन नहीं भरा था, लेकिन फिर भी उसने बिहान से कहा, बिहान उठ जाओ, सुबह हो गई है। बिहान ने कहा, हाँ। वैदेही ने देखा बिहान गहरी नींद में था। उसने धीरे से बिहान का हाथ अपने ऊपर से हटाया और अपनी जगह से उठ गई और शावर लेने चली गई। वैदेही के जाते ही बिहान ने अपनी आंखें खोली। वो खुद में ही बड़बड़ाया, आज बरसों बाद चैन की नींद आई। बिहान अपनी जगह से उठा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा छोटा डॉगी ब्राउनी वहां पर सो रहा था। उसे देख बिहान मुस्कुराया और उससे धीरे से कहा, मेरे छोटे दोस्त, तुम बहुत क्यूट हो और बहुत प्यारे भी। क्या तुम अपनी दोस्त वैदेही को खुश करने में मेरी मदद करोगे? मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत दुखी है। वैदेही नहाकर तैयार हो गई और बाहर जाकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। अरविंद, मालिनी और बिहान की दादी, बिहान और वैदेही सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दादी ने बिहान और वैदेही को देखा, जो चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उन्हें देख दादी ने कहा, बिहान, कल तुम दोनों डिनर पर गए थे, तो कैसा रहा सब कुछ? बिहान ने वैदेही की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक था दादी, वो बस एक नॉर्मल डिनर था। मुझे अभी ऑफिस जाना है, हम बाद में मिलते हैं। बिहान घर से बाहर आ गया। वो कार में बैठने ही वाला था कि अचानक से वो रुक गया और उसने वहीं पर खड़े रहते हुए जोर से आवाज लगाई, वैदेही, वैदेही। बिहान की आवाज सुन वैदेही भागते हुए उसके पास आ गई। क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? बिहान ने गंभीर आवाज में कहा, वैदेही, वो सब क्या है? हाँ, देखो तो वहां पर। वैदेही ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा, बिहान ने उसके गालों पर अपने होंठ रखते हुए उसे चूम लिया। वैदेही की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने गाल पर हाथ रखते हुए बिहान को देखा। बिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय। बिहान कार में बैठकर वहां से चला गया। वैदेही उसे जाते हुए देख रही थी। वो मुस्कुराने लगी। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही थी। वैदेही वापस घर के अंदर जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक अनजानी सी आवाज आई, सुनिए। वैदेही ने मुड़कर देखा तो गेट के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसे देख वो जाना पहचाना लगा।
वो उसके पास गई तो वो और कोई नहीं बल्कि मंदिर का वो पंडित था जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी। वैदेही ने नम्रता से कहा, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी ने कहा, खुश रहो बेटी, तुमने मुझे पहचान लिया। कैसी हो बेटी? वैदेही ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप आइए ना अंदर। पंडित जी ने कहा, नहीं बेटी, मुझे अभी थोड़ी जल्दी है, मैं बस आपको ये चीज देने आया था। पंडित जी ने वैदेही के सामने एक छोटी सी शीशी आगे बढ़ाई। वो देख वैदेही ने तुरंत वो ले ली। वैदेही मन ही मन बुदबुदाई, ये तो मेरी दवाई की शीशी है। पंडित जी ने कहा, बेटी आप इसे ही लेने मंदिर आई थी ना? मैं जब गांव से वापस आया तो मैंने बेसमेंट में ढूंढा तो मुझे ये मिला। मुझे लगा ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लेकर आ गया। वैद्य ने उस शीशी को देखते हुए कहा, यह जरूरी नहीं, लेकिन जरूरत बन गई है। आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, आपका धन्यवाद। आप बताइए मैं बदले में आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको आपकी चीज मिल गई, मेरे लिए यही बड़ी बात है। अब मैं चलता हूँ। वैदेही ने कहा, पंडित जी, मैं आपको दिल से कह रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझे बेझिझक याद करिएगा। मैं हो सके उतना आपके लिए जरूर करूंगी। वैदेही उस दवाई की शीशी को लेकर घर के अंदर आई। वो कमरे की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी दादी ने उसे आवाज दी। उसने देखा दादी सामने ही खड़ी थी। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए शीशी को छुपा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी, आपको कुछ चाहिए? दादी ने कहा, मुझे कुछ काम है, मेरे साथ कमरे में आओ। वैदेही ने घबराते हुए उस शीशी को वहां पर रखे फ्लावर पॉट के पीछे छुपा दिया और दादी के पीछे चली गई। इधर ध्यान अपने ऑफिस में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। आज ऑफिस में शांति थी क्योंकि ध्यान का मूड अच्छा था। गलती करने के बाद भी वो किसी को डांट नहीं रहा था। कमल ने दरवाजा खटखटाते हुए केबिन के अंदर दाखिल हुआ। उसे देख बिहान ने अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश की। कमल ने एक पेन ड्राइव बिहान को दी। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे अच्छे से वेरीफाई कर लो। बिहान ने वो पेन ड्राइव ले ली और अपने लैपटॉप में लगाकर देखने लगा। उसने देखा कमल बहुत चुप था और कुछ सोच रहा था। बिहान ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ सोचते हुए कमल ने कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें यह बताना चाहिए या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बयान ने लैपटॉप पर उंगलियां घुमाते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है जो तू इतना सोच रहा है? कोई सीरियस बात है क्या? कमल ने हिचकिचाते हुए कहा, बात वैदेही के बारे में है। वैदेही का नाम सुनते ही बयान की उंगलियां रुक गईं और उसने कमल की तरफ देखा। कमल ने रुकते हुए कहा, देखो, तुम गुस्सा मत करना। ठीक है, मैं अपनी बात के लिए श्योर नहीं हूँ। तुम पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद रिएक्ट करना। बिहान ने गंभीर आवाज में पूछा, बात क्या है, मुझे साफ साफ कहो। कमल ने धीरे से कहा, कल जब तुम दोनों घर आए थे तब शारदा ने वैदेही के हाथ में कुछ निशान देखे। कैसे निशान? बिहान ने पूछा। कमल ने धीरे से कहा, वो शारदा यकीन से तो नहीं कह रही थी, लेकिन वो बता रही थी कि वैदेही के हाथ पर जो निशान था वो चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। बिहान ने गुस्से में कहा, तुम होश में तो हो? वैदेही ऐसा कभी नहीं कर सकती। कमल अपनी जगह से उठ गया और शांत भाव से कहा, मुझसे ज्यादा तुम वैदेही को जानते हो। शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन ये सच हुआ तो। मैं देख रहा हूँ कि तुम वैदेही को प्यार करते हो और तुम्हें उसे खुश रखना है, लेकिन क्या तुमने कभी उसकी तकलीफ को जानने की, समझने की कोशिश की? बयान, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगा। तुम्हें अगर वैदेही को खुश रखना है तो तुम्हें पहले उसकी तकलीफ दूर करनी होगी। आगे तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। कमल वहां से चला गया। बयान बहुत देर तक बैठकर कमल की बातों पर सोचता रहा। वैदेही, क्या सच में तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या इसकी वजह मैं हूँ? अगर ऐसा है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे तुम्हें लेकर डर लग रहा है। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। सब मेरी गलती है। अगर 5 साल पहले अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, तुम पर ये इल्जाम नहीं लगाए होते, तो शायद आज हम साथ होते। बयान सब काम छोड़कर वैदेही के बारे में सोच रहा था।
शाम के 5 बजे तक वो घर पहुंच गया। वो जैसे ही कमरे में गया उसने देखा वैदेही कमरे में नहीं थी। वो वहीं पर बैठे हुए उसका इंतजार करने लगा। वो आंखें बंद करके सोफे पर बैठा हुआ था। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बिहान को लगा कि वैदेही आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और देखा, लेकिन वो वैदेही नहीं थी। उसके सामने सर्वेंट खड़ा था। उस सर्वेंट ने कहा, सर, आपके लिए कॉफी। बिहान ने रूखे अंदाज में कहा, वहां रख दो। और सुनो, वैदेही कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, वैदेही मैम तो ब्राउनी को घुमाने ले गई हैं। बिहान ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। सर्वेंट वहां से जाने लगा, लेकिन वो अचानक से रुक गया और बिहान के पास आया। सर, वो आज सफाई करते वक्त नीचे मुझे कुछ मिला। ये दवाई की शीशी है। दादी से पूछा तो उनकी नहीं है। क्या ये आपकी है? उस सर्वेंट ने वो शीशी बिहान के हाथ में थमा दी। बिहान उस शीशी को अच्छे से देख पाता उससे पहले किसी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारकर वो शीशी छीन ली। बिहान ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि वैदेही थी। वैदेही को वहां देख वो सर्वेंट वहां से चला गया। बिहान वैदेही को हैरानी से देखने लगा। वैदेही ने लड़खड़ाती जबान से कहा, वो ये मेरा है। बिहान ने गंभीर आवाज में पूछा, लेकिन ये कौन सी दवाई है? वैदेही ने नकली स्माइल के साथ कहा, ये तो खराब हो गई है, बहुत पुरानी है। मैं इसे फेंकने ही वाली थी। कोई बात नहीं, अब मैं फेंक दूंगी। वैदेही ने वो शीशी अपने पर्स में डाल दी। उसने मुड़कर देखा तो बिहान उसे ही देख रहा था। उसने नकली मुस्कान के साथ कहा, आज ब्राउनी ने मुझे बहुत दौड़ाया, मैं बहुत थक गई हूँ। बिहान चुप था। वो धीरे धीरे वैदेही की तरफ बढ़ा। वैदेही बिहान से नजरें चुरा रही थी। बिहान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो अपने कदम पीछे ले रही थी, लेकिन अचानक से उसका पैर कारपेट में फंस गया और वो लड़खड़ाने लगी। बिहान ने तेजी से जाते हुए वैदेही को पकड़ लिया। वैदेही और बिहान एक दूसरे की आंखों में खो गए। बंद कमरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं चल रही हों। वैदेही ने लड़खड़ाते हुए कहा, बिहान, वो मैं। बिहान ने वैदेही के होंठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप, कुछ मत कहो, अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैदेही ने घबराते हुए पूछा, क्या? कैसा सरप्राइज? वैदेही और बिहान आमने सामने बैठे हुए थे। बिहान ने एक मिनी बॉक्स वैदेही के सामने रख दिया। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, खोल कर देखो। वैदेही ने जब वो खोल कर देखा तो उसमें सोने की चूड़ियां थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वैदेही ने बिहान को देखते हुए पूछा, ये मेरे लिए है? नहीं, पड़ोसी के लिए है, बिहान ने छेड़ते हुए कहा। तो वैदेही ने उसे घूर कर देखा। तब उसने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। तुम्हें पसंद नहीं आई? वैदेही ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, नहीं। बिहान ने हैरानी से वैदेही को देखा। ठीक है, तो तुम बोलो तुम्हें कैसी कंगन पसंद है? वैदेही ने कहा, अगर तुम कांच की लाल या हरी चूड़ी लाते तो मुझे अच्छा लगता। तो मुझे अच्छे से जानते नहीं, मुझे सोने चांदी में दिलचस्पी नहीं है। वैदेही वहां से उठकर जाने लगी। तभी बिहान ने उसे पीछे से कमर में पकड़ लिया और उसे रोक दिया। अगर मैं तुम्हें जानता नहीं होता तो मैं ये तुम्हारे लिए कभी नहीं लाया होता। बिहान ने अपनी जेब से कुछ निकालकर वैदेही के सामने रखा। वैदेही ने देखा वो कांच की चूड़ियां थीं। वो देख वो खुश हो गई। वैदेही ने तुरंत बिहान से वो ले ली। तुम तो सच में लेकर आए हो, लेकिन ये मेहरबानी किस खुशी में? बिहान ने कहा, तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये अभी पहन कर दिखाओ। मुझे देखना है कि ये तुम पर कैसी दिखती है। वैदेही ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो जरूर दिखाऊंगी। छोड़ो मुझे। वैदेही ने खुद को बिहान से छुड़ाया। वैदेही एक जगह बैठ गई और बिहान उसके सामने जाकर बैठ गया। वैदेही एक एक करके अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियां उतारने लगी। बिहान की नजर वैदेही के हाथ पर थी। वैदेही मुंह फेरते हुए बैठ गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, ये बिहान को हुआ क्या है? ऐसे घूर रहा है जैसे आंखों से ही खा जाएगा। वैदेही ने बिहान की तरफ देखते हुए कहा, बिहान, क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? बिहान ने अपनी नजर तुरंत हटा ली। वो वैदेही के हाथ को देख नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह से उठा और वैदेही के पास जाकर बैठ गया। उसने वैदेही का हाथ पकड़कर कहा, तुम कितना वक्त लगा रही हो? लाओ, मैं खुद पहना देता हूँ। बिहान ने वैदेही के हाथ में चूड़ियां पहनाने के बहाने उसके हाथ को देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। उसने एक हाथ में चूड़ियां पहनाकर दूसरे हाथ को अपने हाथ में लिया।
वैदेही की नजर बिहान पर थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। बिहान ने वैदेही के दूसरे हाथ में कटने का निशान देखा। वो समझ गया कि कमल ने जो कहा था वो सच था। वो नस काटने का निशान पुराना था, और वो एक नहीं बल्कि 3 निशान थे। उसने तुरंत वैदेही से पूछा, वैदेही, तुम्हारे हाथ में ये निशान? बिहान की बात सुन वैदेही होश में आई। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और घबराते हुए वहां से उठ गई। उसने हड़बड़ाती जबान में कहा, मैं ये चूड़ियां बाद में पहन लूंगी। मुझे याद आया कि दादी ने मुझे बुलाया था। वैदेही ने वहां से जाने के लिए एक पल नहीं लगाया, और वो तेजी से चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वैदेही घबराई हुई अपने हाथों की हथेलियों को मसल रही थी। बिहान को कुछ पता तो नहीं चल गया ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है जिससे उसके सामने कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। दवाई की शीशी छुपाई तो उसने मेरे हाथ को देख लिया। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या सवाल उठ रहे होंगे। वैदेही घर से बाहर लॉन में जाकर बैठ गई। वैदेही ने जैसा सोचा था, बिहान के दिमाग में सचमुच बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वैदेही ने सच में मरने की कोशिश की थी? क्या यह उसने मेरी वजह से किया, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था? नहीं, वैदेही ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उससे पूछना ही होगा। बिहान अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन वो अचानक से रुक गया। नहीं, अगर मैं उससे सीधे सवाल करूंगा तो वो बात को पलट देगी। वो मुझसे छुपाना चाहती है तो वो मेरी बात को कभी नहीं मानेगी। मुझे सच जानने के लिए कुछ और तरीका ढूंढना होगा। सच अब राहुल ही बताएगा। बस वो एक बार मुझे मिल जाए। बिहान कमरे से निकलकर अपनी स्टडी रूम में पहुंच गया। वो वहीं पर बैठकर अपना काम करने लगा। इधर वैदेही कमरे में आई तो देखा बिहान वहां पर नहीं था। उसने चैन की सांस ली और कंबल ओढ़कर सो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठकर बिहान का इंतजार कर रही थी। वो कभी बेड पर लेट जाती तो कभी बैठ जाती, कभी यहाँ से वहां चक्कर लगाने लगती तो कभी सोफे पर जाकर बैठ जाती। बहुत वक्त तक जब बिहान नहीं आया तो उसने जाकर स्टडी रूम में देखा। बिहान अभी भी अपना काम कर रहा था। उसे डिस्टर्ब करना उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो वापस कमरे में आ गई। वो बेड पर बैठे बैठे उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आखिर में उसे नींद आ गई और वो सो गई। अगले दिन सुबह जब वैदेही की नींद खुली तो उसने देखा बिहान अपनी जगह पर नहीं था। वो समझ गई कि बिहान पूरी रात स्टडी रूम में ही था। वो उठकर तैयार हो गई और किचन में जाकर कॉफी और चाय बनाकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने देखा दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर चली गई। उसने देखा बिहान वही सोफे पर सो रहा था। वैदेही उसके पास गई और उसे प्यार से आवाज लगाई, बिहान उठो, सुबह हो गई है। बिहान ने हल्की सी हलचल की और फिर सो गया। वैदेही ने फिर से उसे आवाज लगाई, बिहान उठो, देखो मैं कॉफी लेकर आई हूँ। वैदेही ने देखा बिहान उठ नहीं रहा था, और उसे देख वैदेही के दिमाग में शरारत जागी। उसने धीरे से बिहान का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली को गर्म चाय में डाल दिया। बिहान चिल्लाते हुए उठ गया, मेरी उंगली, ये क्या हरकत है? ऐसे कौन उठाता है? मेरी उंगली जला दी। वैदेही हंसने लगी, अब मैं क्या करूं? तुम्हें प्यार की भाषा समझ में कहाँ आती है? इतने अच्छे से उठा रही थी तो तुम उठ नहीं रहे थे, तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब उठ जाओ और कॉफी पी लो। दादी ने कहा है वो हम दोनों के साथ मंदिर जाना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? घर छोड़ो, मुझे क्या, तुम्हारा घर है, तुम कहीं भी सो सकते हो। वैदेही वहां से जाने लगी। तभी बिहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसको अपनी बाहों में भरते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। बिहान ने वैदेही के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, मैं कमरे में नहीं आया तो क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? वैदेही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं क्यों भला तुम्हारा इंतजार करूंगी? तुम नहीं थे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छे से नींद आई। छोड़ो, मुझे जाने दो। बिहान ने अपना शिकंजा और भी मजबूत कर लिया। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। लगता है तुम मेरी याद में करवटें बदल रही थी। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अभी नींद में हो, इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ही अच्छे से नींद ली है। अब छोड़ो मुझे। ये क्या बार बार मुझे पकड़ लेते हो? मैंने कहा था कि मुझसे दूरी बनाए रखना, लेकिन तुम हो
कि और पास आते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। बिहान ने वैदेही को और कस के पकड़ लिया और उसकी गर्दन के करीब आकर धीरे से कहा, क्या सच में पसंद नहीं है? बिहान ने वैदेही को पकड़े हुए अपने पास बिठाकर रखा था। वैदेही भी खुद से अपना काबू खो रही थी। उसने खुद को बिहान से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। बिहान ने वैदेही के बालों में अपना हाथ फेरते हुए अपनी ओर मोड़ा और धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ा। वैदेही भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने सहमति देते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। बिहान वैदेही के होठों के बहुत ही करीब था। वो उसे छू पाता उससे पहले ही अचानक से किसी ने स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। "बियान, तुम?" बियान और वैदेही होश में आ गए और उन्होंने साथ में सामने वाले शख्स को देखा। वो और कोई नहीं बल्कि दादी थी। दादी को वहां अचानक देख बियान ने तुरंत वैदेही को छोड़ दिया और वैदेही तुरंत वहां से खड़ी हो गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। वैदेही ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, दादी, आप यहाँ? दादी ने बियान की तरफ देखा तो वो मुंह छुपाए बैठा हुआ था। दादी को हंसी आ रही थी। उन्होंने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, मैंने सुना बिहान सारी रात स्टडी रूम में ही था। मुझे लगा तुम दोनों में लड़ाई हुई होगी, तो मैं बिहान से बात करने आ गई, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। वैदेही, मैंने कहा था ना कि हमें मंदिर जाना है। वैदेही ने सर झुकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने एक नज़र बिहान की तरफ देखा और तुरंत मुंह फेर लिया। दादी, मैं पूजा के लिए थाली तैयार करने जा रही हूँ। वैदेही शर्माते हुए वहां से चली गई। दादी ने हंसते हुए कहा, बिहान तुम? दादी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बिहान भी अपनी जगह से उठ गया। दादी, वो मुझे शॉवर लेना है। मैं तैयार होकर मिलता हूँ। उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। बिहान वहां से निकलकर अपने रूम में पहुंचा। बिहान शॉवर लेकर तैयार हो गया। उसने कार निकाली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वैदेही ने दादी को आगे बैठाया और वो खुद पीछे बैठ गई। विहान फ्रंट मिरर से वैदेही को ही देख रहा था। वैदेही ने नजरें चुराते हुए बाहर की ओर देखने लगी। यह देख विहान मुस्कुराने लगा। विहान ने कार को स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। विहान ने सीधे मंदिर के बाहर जाकर कार रोकी। विहान ने दादी का हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ने में मदद करने लगा। वैदेही 2 कदम पीछे चल रही थी। उसने हाथ में पूजा की थाली पकड़ी हुई थी। मंदिर में जाते ही सबने नमन किया। दादी ने पूजा की थाली पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी, ये पूजा मेरे पोते और बहू के लिए करवानी है। पंडित जी ने पूजा की और प्रसाद देते हुए बिहान और वैदेही से कहा, आप दोनों मंदिर की परिक्रमा कीजिए। देखिएगा इसी साल आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल आएंगे। पंडित जी की बात सुन वैदेही और बिहान एक दूसरे को देखने लगे। वैदेही ने नजरें चुराई और परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी। बिहान भी उसके पीछे पीछे चला गया। बिहान ने वैदेही से कहा, वैदेही, पंडित जी की बात सच हो सकती है क्या? वैदेही ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? बिहान ने कहा, वही लड्डू गोपाल वाली बात। बिहान की बात सुन वैदेही ने अपने कदम रोक लिए। उसने बिहान को घूर कर देखा। तुम कुछ ज्यादा ही चिपकू नहीं हो रहे हो क्या? मैं देख रही हूँ तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। देखो, तुमने कहा था कि हमें अपनी प्रॉब्लम साइड में रखकर अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सच सच बताओ, क्या चल रहा है? तुम इस वक्त क्या करने की सोच रहे हो? बोलो। तुम अभी मंदिर में खड़े हो। तुम झूठ मत बोलना। विहान खामोश था। उसने वैदेही की आंखें में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। वैदेही ने हैरानी से पूछा, कैसी गलती? वो मैंने तुम पर। विहान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां पर दादी आ जाती हैं। दादी उन्होंने खड़े रहकर बात करते हुए देखा। तुम दोनों ने परिक्रमा पूरी कर ली? विहान ने कहा, अभी नहीं दादी, लेकिन बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। विहान ने वैदेही का हाथ पकड़कर परिक्रमा करने लगा। वैदेही विहान के हाथ को देख रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान जी, मुझे ध्यान से अलग नहीं होना है। प्लीज कुछ कीजिए ना कि हम दोनों साथ में हमेशा खुशी खुशी रहें। परिक्रमा खत्म होने पर दोनों ने मिलकर भगवान को प्रणाम किया। बिहान ने वैदेही और दादी को घर छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गया। वो सिग्नल पर रुक गया। वो गहरी सोच में था। सिग्नल खत्म होते ही बिहान ने तुरंत अपनी कार घुमा ली और दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। बिहान कुछ ही देर में एक बड़े से गेट के सामने खड़ा था।
वो एक कॉलेज का गेट था जहाँ उसने अपनी पढ़ाई खत्म की थी। बयान ने अपना कोट और टाई निकाल दी और सिंपल सा वाइट शर्ट पहने गेट के अंदर दाखिल हुआ। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे वो जगह दिखी जहाँ उसने पहली बार वैदेही को देखा था। वो पल याद कर वो मुस्कुराने लगा। वो खुद में ही बड़बड़ाया, उस वक्त उस शर्त ने मुझे उस इंसान से मिलवाया था जिसे मैं आज तक अपने दिल से निकाल नहीं पाया। वैदेही का वो मुस्कुराता चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने साफ नजर आता है। मियान वो सारी क्लास में गया जहाँ उसने लेक्चर अटेंड किया था। वो सारी जगह घूमा जहाँ वो वैदेही और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता था। वो प्ले ग्राउंड में जाकर बैठ गया और वहां पर खेल रहे स्टूडेंट को देखने लगा। बहुत देर तक वहां पर बैठने के बाद वो वापस जाने के लिए वहां से उठा कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, यहाँ तक आए हो और दोस्त से बिना मिले ही जा रहे हो। बयान ने मुड़कर उस शख्स को देखा तो वो उसके कॉलेज का दोस्त भानु था। भानु शास्त्री बयान का क्लासमेट और उसके ग्रुप का मेंबर और बहुत अच्छा दोस्त। भानु अभी उसी कॉलेज में फुटबॉल कोच है जहाँ वो पढ़ता था। भानु और बयान कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। भानु खुद उसके लिए कॉफी लेकर आया। भानु ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। अब तो तुम बिजनेसमैन बयान बिरला बन गए हो, जिससे कोई टक्कर नहीं लेता। तुमने खुद को ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बयान ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ खोज की जॉब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो अपनी खुद की कंपनी खोलने का सपना था ना? भानु ने कहा, मैंने अपने सपने को पूरे करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कर्ज में पहुंच गया। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये नौकरी छोटी सी है, लेकिन हम खुश हैं। वैसे तुम बताओ, तुमने शादी की या अभी भी सिंगल ही हो? बिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कर ली, बस 1 महीना ही हुआ है। भानु खुश हो गया। कांग्रेचुलेशन यार। कौन है वो लकी गर्ल जिसे तुम मिले? वैदेही, बिहान ने कहा। वैदेही का नाम सुनकर भानु सोच में पड़ गया। क्या कहा? क्या मैंने वैदेही का नाम सुना? क्या यह तुम्हारी वाली वैदेही है? बिहान ने बस एक शब्द कहा, हाँ। इसका मतलब वो जिंदा है? मतलब वो सारी अफवाह थी? भानु खुद में ही बड़बड़ाया। बिहान ने भानु की बात सुन ली। उसने तुरंत पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि वैदेही जिंदा है? भानु ने बिहान को हैरानी से देखा। क्यों, तुम्हें पता नहीं है? अरे हाँ, तुम तो तब तक शहर छोड़कर चले गए थे। बिहान ने उतावलेपन दिखाते हुए पूछा, मुझे पूरी बात बताओ। क्या हुआ था 5 साल पहले? भानु ने कुछ देर सोचते हुए कहा, तुम्हें याद है तुम्हारा और वैदेही का ब्रेकअप हुआ था? उस वक्त तुमने कॉलेज आना बंद कर दिया था और वैदेही ने भी कॉलेज आना बंद कर दिया था। हम सबको लगा कि ब्रेकअप की वजह से तुम दोनों नहीं आ रहे हो। राहुल ने सबसे कह दिया कि वैदेही ने तुम्हें चीट किया है। हमने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। तुमने अचानक से अमेरिका जाने का फैसला किया था और उसके लिए तुम पहले मुंबई जाने वाले थे। तुम्हारे जाने के ठीक दूसरे दिन हमें पता चला था कि वैदेही गायब है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है। पुलिस वाले भी कॉलेज में पूछताछ करने आए थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिन बाद पता चला कि वैदेही ने नर्मदा नदी के ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। एक टैक्सी ड्राइवर ने वैदेही की तस्वीर देखकर कंफर्म किया। बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी बॉडी नहीं मिली। सबने कहा कि उस वक्त पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, इसलिए वो नहीं मिली। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सब लोग इस बात को भूल गए। भानु की बात सुन बिहान ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, वैदेही खुदकुशी कभी नहीं कर सकती। भानु ने उत्साह के साथ कहा, अच्छा हुआ कि वैदेही ठीक है। तुम नहीं बताते तो कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वो जिंदा थी तो वो वापस क्यों नहीं आई? उसने अपना ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं किया और इतने साल वो कहाँ थी? बिहान अपनी जगह से उठ गया और भानु से कहा, यह तो मुझे भी जानना है। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। विहान वहां से चला गया। भानु से जाते हुए देख सोच में पड़ गया, मैंने क्या हेल्प की इसकी? भानु ने ज्यादा न सोचते हुए अपने काम पर लौट गया। विहान कॉलेज की पार्किंग एरिया में था। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला ही था कि उसकी मोबाइल की रिंग बजी। उसने उसे आंसर किया, हेलो,
सामने वाले ने कहा, हेलो मिस्टर बयान, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपने अपनी वाइफ का चेकअप करवाया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? बयान ने कहा, ठीक है, अभी आ रहा हूँ। बयान अपनी कार में बैठ गया और कार स्टार्ट किया। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में था। वो डॉक्टर से मिलने पहुंचा। डॉक्टर अपने दूसरे पेशेंट के साथ बिजी था। कुछ देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने उसे केबिन में बुलाया। आइए मिस्टर बयान, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर बयान के सामने वाली सीट पर बैठ गया। डॉक्टर, मुझे कहा गया कि वैदेही की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपकी वाइफ की ब्लड रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। आई एम सॉरी, ये हमारे स्टाफ की गलती है। बयान ने पूछा, आई डोंट केयर कि किसकी गलती है। मुझे बस इतना जानना है कि रिपोर्ट सही है ना। कुछ टेंशन की बात तो नहीं है ना? रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा, यस मिस्टर बयान, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बयान ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हमें उनकी ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं और साथ ही कुछ मेडिसिन के भी ट्रेसेस मिले। बयान ने घबराते हुए पूछा, कैसी मेडिसिन? डॉक्टर ने कहा, वो डिप्रेशन की गोलियां ले रही है मिस्टर बयान। बयान ने चौंकते हुए कहा, क्या? डॉक्टर ने कहा, क्या ये बात आपको नहीं पता? वो गोलियां बहुत ही स्ट्रांग थी, इसलिए हमें उसके स्ट्रेसेस मिले। आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। डिप्रेशन में होने वाले इंसान की मेंटली हालत बहुत नाजुक होती है। बयान ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या वो इंसान खुदकुशी करने की कोशिश? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो ऐसा कर सकता है। वो उस पर डिसाइड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। क्या वैदेही जी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है? बयान ने घबराते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, नहीं, वैदेही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बयान वहां से उठा ही था कि उसके पैर कांपने लगे और वो लड़खड़ाने लगा। डॉक्टर ने तुरंत जाकर बयान को संभाला। मिस्टर बयान, क्या आप ठीक है? बयान ने डॉक्टर को खुद से दूर किया। आई एम फाइन। बयान ने खुद को संभाला और वहां से बाहर आ गया। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो एक जगह जाकर बैठ गया। मैं पागल हो जाऊंगा वैदेही, तुमने ये सच में किया है? ये मैंने क्या कर दिया उसके साथ? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो मुझे कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया है। वो गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। गलत करने वाली वो नहीं थी, बल्कि मैं था। मैं तो उससे अब नजरें भी नहीं मिला सकता। आई एम सॉरी वैदेही, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। बयान अपने घर आ चुका था। उसने देखा वैदेही दादी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो सीधे उसके कमरे में गया और वैदेही का पर्स खोलकर कुछ ढूंढने लगा। उसे पर्स में दो दवाई की शीशी मिली। उसने उसका तस्वीर निकालकर गूगल पर चेक किया तो देखा वो सच में डिप्रेशन की गोलियां थीं। उसने वो शीशी वापस अपनी जगह पर रख दी। बयान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कमरे से निकला और स्टडी रूम में जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए विस्की की एक बोतल निकाली और एक गिलास में डालकर पीने लगा। इधर वैदेही दादी को कमरे में छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी उसकी नज़र बाहर बिहान की कार पर पड़ी। बिहान ऑफिस से कब आया? वो जरूर कमरे में बैठा होगा। वैदेही कमरे की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो देखा बिहान वहां भी नहीं था। वो बाहर आई और सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि बिहान स्टडी रूम में है। इधर बिहान ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। एक लंबी रिंग के बाद सामने वाले ने कॉल आंसर किया। हेलो बिहान सर। बिहान ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारा हेलो नहीं सुनना है। मुझे यह बताओ कि राहुल का कुछ पता चला या नहीं? सामने वाले शख्स ने कहा, जी नहीं सर, उनका कुछ पता नहीं चला है। वो अपना पुराना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं वो अब तक पता नहीं चला है। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तुमसे एक काम नहीं होता है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अब और इंतजार नहीं करना है मुझे। तुमसे होता है तो करो, वरना मैं किसी और को हायर कर लूंगा। आई वांट राहुल। कुछ भी करो, लेकिन वो मुझे चाहिए। बयान ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े कांच के गिलास को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो टूटकर चकनाचूर हो गया। वह स्टडी रूम में आ गई। उसने बयान को शराब पीते हुए देखा, लेकिन जब उसकी नज़र बयान के हाथ पर गई
तो देखा बियान के हाथ से खून निकल रहा है। वो जोर से चिल्लाई, बियान! वैदेही भागते हुए बियान के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बियान, ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। ये सब कैसे हुआ? बियान ने कहा, आई एम फाइन, वो बस कांच का गिलास टूट गया मेरे हाथ से। वैदेही ने घबराते हुए कहा, तुम्हें कितनी चोट लगी है और तुम बोल रहे हो कि फाइन? चलो यहाँ आकर बैठो। वैदेही ने बियान का हाथ खींचते हुए उसे सोफे पर बिठा दिया। तुम 2 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वैदेही ने वहीं पर रखे टेबल के ड्रॉर खोलकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने पहले साफ पानी से बियान का हाथ साफ किया और उस पर मलहम लगाने लगी। वैदेही ने गुस्से में कहा, तुम छोटे बच्चे हो क्या? तुम खुद को ऐसे चोट कैसे लगा सकते हो? देखो तो कितनी गहरी चोट है। वैदेही ने देखा बियान की आंखों में आंसू थे। उसने बियान को कहा, तुम रो रहे हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? अब थोड़ा दर्द तो होगा ही, लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैदेही ने हाथ पर फूंक मारते हुए मलहम लगाई। बियान मन ही मन सोचने लगा, कैसी लड़की है ये, खुद तकलीफ में है, फिर भी मेरी तकलीफ देखकर इसे बुरा लग रहा है। वैदेही ने देखा बियान उसे ही देख रहा है। बियान, क्या देख रहे हो? कुछ कहना है क्या? बियान ने एक झटके में वैदेही को अपनी ओर खींचा और उसके गले से लग गया और रोने लगा। वैदेही ने बियान की पीठ सहलाते हुए कहा, बियान, क्या हुआ है? कुछ बुरा हुआ है क्या? बियान ने रोते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ है, और ज्यादा बुरा हो उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। वैदेही ने कहा, तुम शांत हो जाओ, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा। वैदेही बियान से अलग हुई और उसकी आंखों से बरस रहे आंसुओं को पोंछा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो रो सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बियान ने वैदेही को फिर से गले लगा लिया। प्लीज, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैदेही ने भी बियान को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। बहुत देर तक बियान यूं ही वैदेही को गले से लगाकर बैठा रहा। आखिर में वैदेही ने कहा, बिहान चलो, बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा। अब चलो अपने आंसू पोंछो और चलो कुछ खा लो। बिहान ने कहा, तुमने कुछ खाया? वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ो तो मैं कुछ खाऊं ना। अब चलो कमरे में जाओ और मुंह धो लो। और हाँ, ये वाला हाथ पानी में मत भिगोना। मैं जाकर किचन से खाना लेकर आती हूँ। वैदेही वहां से उठ गई और किचन की तरफ चली गई। बिहान भी अपनी जगह से उठा और कमरे में जाकर फ्रेश हो गया। वैदेही खाने की प्लेट लेकर कमरे में आई और बियान भी बाथरूम से बाहर निकला। बियान ने वैदेही से अपनी नजर चुराई और टॉवल को वहीं एक कुर्सी पर रख दिया और वो सोफे पर आकर बैठ गया। वैदेही ने बियान के सामने खाने की प्लेट रख दी और उसके पास बैठ गई। बियान ने रोटी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में लगी चोट से उसे दर्द होने लगा। वैदेही ने देखा बियान दर्द से करा रहा है, तो उसने तुरंत बियान को रोका। तुम रहने दो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। वैदेही ने रोटी के छोटे से टुकड़े को तोड़ा और सब्जी में लगाते हुए बियान की तरफ बढ़ाया। बियान वैदेही को बस देखे जा रहा था। वैदेही ने कहा, तुम मुझे क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से खाओ। वैदेही ने दूसरा निवाला तैयार करते हुए पूछा, बियान, आज कुछ हुआ है क्या? तुम इतने उदास क्यों हो? वैदेही की बात सुन बियान ने वैदेही की तरफ देखा। यह देख वैदेही ने घबराते हुए कहा, सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। तुम गुस्सा मत होना। तुम खाना खाकर एक पेन किलर ले लो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। वैदेही ने अपने हाथों से बियान को खाना खिलाया। वैदेही बियान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। बियान बड़े ही गौर से वैदेही को देख रहा था, जैसे उसने कभी उसे देखा ना हो। उस वक्त वो बस उसे अपने सीने से लगाए रखना चाहता था। इतने वक्त से जो उसने प्यार दबाकर रखा था, वो अब बाहर निकल रहा था। वैदेही ने कहा, वेरी गुड, खाना खत्म हो गया है, मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, वो पीकर चुपचाप सो जाना, काम मत करने लग जाना। वैदेही ने बियान को दवाई दी और जब तक वो बेड पर सो नहीं गया, तब तक वो वहां से हिली भी नहीं। वो खाने की प्लेट लेकर नीचे किचन में चली गई। वो वापस कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजी। उसने देखा वो सुमित का कॉल था। हेलो, बोलिए डॉक्टर जावेदा, इस वक्त कॉल क्यों किया? रिसीवर की दूसरी ओर से जावेदा ने कहा, वैदेही, तुम्हें याद है ना कि कल हमारी अपॉइंटमेंट है? वैदेही ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं आ जाऊंगी। जावेदा ने कहा, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड किया है। वैदेही ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैदेही ने कॉल कट किया और कमरे में चली गई।
उसने देखा बयान सूटकेस में कुछ कपड़े भर रहा था। वो तुरंत उसके पास आई। बयान, मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था, तुम ये क्या कर रहे हो? बयान ने कहा, मैं कल 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? तुम्हें चोट लगी है और तुम ट्रेवल करने की बात कर रहे हो। चुपचाप घर में बैठकर आराम करो। मैं कमल जी से बात कर लूंगी कि तुम छुट्टी दे रहे हो। लाओ, उनका नंबर दो। बयान ने शांत भाव से कहा, जाना इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं लगा है जिसकी वजह से मैं घर पर बैठ जाऊं। वैदेही ने नाराजगी से कहा, मैंने मना किया ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मतलब कहीं नहीं जाओगे। बयान ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। वैदेही, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बयान को यूं ऊंची आवाज में बोलता देख वैदेही सहम गई। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। मैं भूल गई थी कि मैं तो बस टेम्परेरी वाइफ हूँ। मुझे इस तरह से हक नहीं जमाना चाहिए था। वैदेही नाराज हो गई और बेड पर जाकर सो गई। बयान ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन बुदबुदाया, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं किसी ऑफिस के काम से नहीं जा रहा, बल्कि शिवम से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि वही एक है जो जानता है कि वैदेही 5 साल तक कहाँ थी। जब तक मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा नहीं, उसे दूर कैसे कर पाऊंगा? बिहान ने अपनी पैकिंग खत्म की और वैदेही के पास आकर लेट गया। उसने वैदेही को परेशान नहीं किया। बहुत देर तक जगने के बाद बिहान को नींद आई। सुबह जब नींद खुली तो उसने सबसे पहले वैदेही को देखा, जो उसके बहुत ही करीब थी। उसके मासूम चेहरे को देख बिहान के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से वैदेही के चेहरे पर आते बालों को हटाया और यूं लेटे हुए उसे देखता रहा। बिहान उठा और सावर लेने चला गया। जब वो वापस आया तो देखा वैदेही अभी भी नींद में ही थी। बिहान उसके पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे के करीब जाकर धीरे से कहा, वैदेही उठ जाओ, सुबह हो गई। वैदेही ने करवट बदलते हुए कहा, मुझे नहीं उठना, तुम्हें जाते हुए नहीं देखना मुझे। तुम जाओ, उसके बाद उठूंगी। बिहान ने वैदेही के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके माथे को चूमते हुए कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद वैदेही की नींद खुली। उसने देखा वो कमरे में अकेली थी। वो तुरंत उठी और सावर लेने चली गई। वो जल्दी से बाहर आई और बिहान को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बाहर आकर देखा तो बिहान की कार वहां पर नहीं थी। बिहान को वहां ना पाकर वो उदास हो गई। अचानक से वैदेही के कानों में आवाज पड़ी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? वैदेही ने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने बिहान खड़ा था। उसने अपनी नजर झुका ली। उसने खुद के जज्बातों को छुपाते हुए कहा, क्या? मैं क्यों तुम्हें ढूंढने लगी? तुम्हें जाना है जाओ, मैं तो बस हवा खाने आई थी। बिहान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली मैंने। क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, वैदेही ने कहा। बिहान ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मेरा मतलब है, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। वैदेही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास खुश रहने के लिए सब कुछ है, मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है। वैदेही ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारा हाथ कैसा है? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बयान वैदेही के पास आया और कहा, नहीं। बयान ने वैदेही के सर पर अपने होंठ रखते हुए हल्के से चूमा और कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बयान कार में बैठकर वहां से चला गया। वैदेही बयान को जाते हुए देख रही थी। वो उदास सी वापस अपने कमरे में आ गई। उसने अपना काम खत्म किया और तैयार होकर घर से निकल गई। उसने अपने लिए ऑटो रोका और उसमें बैठकर निकल गई। उसने ऑटो को एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाकर रोका। वैदेही ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अंदर चली गई। उसने वहां जाकर कहा, हेलो, मेरा डॉक्टर जावेदा से अपॉइंटमेंट है। वहां खड़ी एक लेडी ने वैदेही को कहा, मैम, आप यहाँ से आप दूसरे फ्लोर पर चली जाएं, वहां पर उनका ऑफिस है। वैदेही लिफ्ट के जरिए दूसरे फ्लोर पर पहुंची। उसे वहां जावेदा की असिस्टेंट मिली। वो उसे उसके पास ले गई। जावेदा ने वैदेही को एक जगह बैठने के लिए कहा, वैदेही, अब हम शुरू करेंगे। तुम रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपने मन में जो भी बात है खुलकर मुझसे करो। यहाँ तुम्हें जज करने वाला कोई नहीं है। वैदेही जावेदा के सामने बैठी हुई थी। जावेदा ने कहा, हमने बहुत वक्त से अच्छे से बात नहीं की है। वैदेही, आज तुम मुझे सारी बात बताओ और अपने मन को हल्का कर दो। वैदेही ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच कहूँ तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। 50% अच्छा है तो 50% बुरा। जावेदा ने मुस्कुराते हुए पूछा, 50% अच्छा क्या है? वैदेही ने कहा,
अच्छा है कि मैं बिहान के साथ हूँ, उसे देख सकती हूँ, उसे सुन सकती हूँ, उसका ख्याल रख सकती हूँ। मैं तो इसी बात से खुश हो जाती हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने है। जावेदा ने पूछा, 50% बुरा क्या है? वैदेही उदास हो गई। बुरा यह है कि हर गुजरता पल मुझे एहसास दिलाता है कि वो मुझसे दूर जा रहा है। डर लगा रहता है कि मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी। जावेदा ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हारी शादी हुई है उसके साथ, तो फिर वो तुमसे दूर क्यों जाएगा? शादी बस एक खूबसूरत छलावा है, पता नहीं कभी भ्रम टूट जाए। वैदेही अपनी शादी याद कर रही थी। जावेदा ने कहा, वैदेही तुम्हारी बातें बयान से शुरू और बयान पर ही खत्म हो रही हैं। मुझे तुमने बताया था कि तुम सिर्फ उसकी वजह से ही दुखी रहती हो, उसके बाद भी तुम्हें बस वही चाहिए। वैदेही ने कहा, एक बयान ही है जिसकी आवाज इस दिल तक पहुंची है। आपको पता नहीं है, ऐसा 2 बार हुआ है। जब बिहान ने मेरी जान बचाई, मैं तो अपने होश खो बैठी थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं खुद को मारने जा रही हूँ। लेकिन अचानक से बिहान ने मुझे पुकारा और मैं होश में आ गई। आप खुद सोचिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे देखती हूँ तो जीने की इच्छा होती है, मुस्कुराने का दिल करता है। मैं आपको इस वक्त पागल नजर आ रही होंगी ना, लेकिन क्या करूँ, बयान के बारे में सोचती हूँ तो सब कुछ बदल जाता है। जावेदा हंसने लगी। इस वक्त तुम मुझे पागल नजर तो आ रही हो, लेकिन प्यार में पागल नजर आ रही हो। चलो, कोई तो है जिसे देख तुम्हारे अंदर जीने की भावना जगा रहा है। वैदेही ने पूछा, डॉक्टर, आप कुछ ऐसा इलाज कीजिए ना कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। इस तरह से डर डर कर जीना अब मुझसे नहीं हो रहा है। पता नहीं कब मैं खुद के साथ कुछ कर लूं या फिर मेरी बीमारी के बारे में बयान को पता चल जाए। यही सब सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जाता है। जावेदा ने वैदेही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, वैदेही, सच कहूँ तो इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। अगर तुम अपने अंदर जीने की इच्छा जगाती हो तो तुम ठीक हो सकती हो। तुम्हें बयान से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकता है इन सब से बाहर निकलने के लिए। वैदेही घबरा गई। नहीं, मैं नहीं चाहती कि बयान को कुछ पता चले। सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बयान को पता चला तो उसे लगेगा कि मैं। वैदेही चुप हो गई और अचानक से उठ गई। मुझे जाना है, हम ये सब फिर कभी कर लेंगे। जावेदा ने वैदेही को रोका। वैदेही, हमारा अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, कुछ देर और रुक जाओ। वैदेही ने कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, ये अधूरा सेक्शन हम कभी और दिन पूरा कर लेंगे। वैदेही ने अपना पर्स लिया और वहां से चली गई। जावेदा खुद में ही बड़बड़ाई, लगता है वैदेही की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बयान ही है। मुझे कुछ करना चाहिए। गुजरात, वडोदरा हार्ट हेल्थ हॉस्पिटल। शिवम अपने इंटर्न डॉक्टर की टीम के साथ मरीजों को देखने के लिए दौरे पर निकला था। वो अपना काम खत्म कर जब अपनी केबिन की तरफ बढ़ा तो उसने एक जाना पहचाना सा शख्स देखा। वो खुद में ही बड़बड़ाया, बयान और यहाँ। शिवम तुरंत बयान के पास आ गया। बयान, आप यहाँ? वॉट ए प्रेजेंट सरप्राइज। बयान और शिवम एक ही उम्र के थे, इसलिए शिवम ने उससे नाम से पुकारना बेहतर समझा। वैसे आप यहाँ हैं, ये बात अनका को पता है क्या? मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। शिवम अनका को कॉल कर रहा था, लेकिन बिहान ने उसे रोक दिया। शिवम, अनका को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। शिवम बिहान को हॉस्पिटल की कैंटीन में ले गया। दोनों ने वहां से कॉफी ली और एक जगह बैठ गए। बिहान और शिवम के बीच जीजा साले का रिश्ता था, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। बियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करे। शिवम ने कहा, बियान, आपने 3 कप कॉफी पी लिया है, लेकिन आप जिस काम से मेरे पास आए थे वो तो आपने शुरू ही नहीं किया। बियान ने कहा, शिवम, तुम प्लीज मुझे इस तरह से आप कहकर मत बुलाओ। तुम कहकर बुलाओगे तो अच्छा रहेगा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही कहूँगा। अब बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? रुको, मुझे सोचने दो। हाँ, तुम एक बिजनेसमैन हो और मैं एक डॉक्टर। हमारे बीच प्रोफेशनल कोई बात नहीं हो सकती। तुम अनका से मिलने भी नहीं आए हो, इसका एक ही मतलब है, तुम्हारे यहाँ आने की वजह है वैदेही। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? विहान ने धीरे से कहा, हाँ, तुमने सही कहा। और एक तुम ही हो जो मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो। शिवम, वैदेही डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, तुम्हें यह पता है? शिवम खामोश था, वो विहान को देखता रहा। लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कहा,
हाँ मैं जानता हूँ, बयान ने कहा। ऐसी कौन सी बात है कि बदई को डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं? शिवम ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्यों, तुम्हें बदई ने कुछ नहीं बताया? बयान ने निराश होते हुए कहा, नहीं कहाँ, वो छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम जानते हो कि, बयान के शब्दों को पूरा करते हुए शिवम ने कहा, कि वो कितनी जिद्दी है। हाँ, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। शिवम हंसने लगा। उसने खुद की हंसी को दबाते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैदेही खुद तुम्हें नहीं बताना चाहती, तो मैं भी तुम्हें नहीं कहूंगा। अगर उसे पता चला कि मैंने अपना मुंह खोला, तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगी। तो सॉरी। बयान ने रिक्वेस्ट की, प्लीज शिवम, तुम्हें बताना होगा। ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। बयान शिवम से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन शिवम ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बयान ने कहा, शिवम, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसने मुझे कहा कि वो बीमार है, वो मरने वाली है। शिवम ने घबराते हुए पूछा, क्या वैदेही ने तुमसे खुद कहा? हाँ। बयान चुप हो गया और निराश होते हुए कहा, उस वक्त वो नशे में थी, लेकिन वो जो बोल रही थी उसमें कुछ तो सच होगा ना? शिवम ने कहा, देखो बयान, मैं वैदेही का दोस्त हूँ, लेकिन सच बात यह है कि मैं भी पूरा सच नहीं जानता। बस इतना कह सकता हूँ कि वो अपने अतीत को लेकर हमेशा परेशान रहती है। वो सब भूलने की कोशिश करती रहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपने पेशेंट को देखने जाना है, मैं चलता हूँ। बयान उससे कुछ और उगलवा ले, यह सोचकर शिवम वहां से जाने लगा। उसे रोकने के लिए बयान ने कहा, अगर मैं कहूँ कि जिस अतीत को वो भूलना चाहती है वो मैं हूँ तो? शिवम जाते हुए रुक गया और मुड़कर देखा। तुम? शिवम आगे कुछ बोल पाता उससे पहले शिवम की मोबाइल की रिंग बजी। उसने देखा वो डॉक्टर जावेदा का कॉल था। वो बयान से थोड़ी दूरी पर जाकर जावेदा को आंसर दिया। हेलो डॉक्टर, बोलिए, कैसे याद किया? जावेदा ने कहा, शिवम, मुझे लगता है वैदेही का इलाज मुझे मिल गया है। शिवम के चेहरे पर जो गुस्सा था वो अचानक से गायब हो गया। उसने उत्साह के साथ पूछा, क्या सच में? आप सच कह रही हैं? मुझे पूरी बात बताइए। जावेदा ने वैदेही से हुई सारी बात शिवम को बताई। शिवम बड़े ध्यान से सुनता गया और बार बार बयान की तरफ देख रहा था। शिवम, मुझे लगता है बयान ही एक है जो वैदेही को ठीक कर सकता है, लेकिन वैदेही उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम उसकी मदद कैसे करेंगे? मैं चाहती हूँ कि तुम वैदेही को समझाओ कि वो बयान को सच बताए और ठीक होने के लिए उससे मदद मांगे। शिवम ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं वैदेही को जरूर मनाने की कोशिश करूंगा। शिवम ने कॉल कट कर दिया। वो बिहान के पास गया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम वैदेही की मदद करना चाहते हो, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे सब कुछ बताना होगा। बिहान अपनी जगह पर बैठ गया। उसने उदास होकर कहा, मेरा और वैदेही का अतीत 7 साल पुराना है। हम उस वक्त कॉलेज में थे। हम मिले और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। बिहान ने वैदेही से पहली मुलाकात से लेकर आखिरी लड़ाई तक सब कुछ बता दिया। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि हमारे ब्रेकअप के कुछ दिन बाद वैदेही ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। उसे जानने वालों को अभी भी लगता है कि वो मर चुकी है। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है। बिहान की बात सुन शिवम खामोश था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बयान? तुम्हें पता भी है कि उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ? उस वक्त नदी में कूदने के बाद उसे बचाने वाला मैं ही था। अब लगता है तुम्हें सच बताना जरूरी हो गया है। वैदेही को सिर्फ डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बात बहुत ज्यादा बड़ी है। बिहान ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है वैदेही को? शिवम ने कहना शुरू किया, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने किसी काम से जबलपुर आया था और काम होते ही मैं अपने घर जाने के लिए निकला था। तब मैंने रास्ते पर नर्मदा ब्रिज पर वैदेही को पहली बार देखा। वो वहां से कूदने वाली थी। मैंने अपनी कार रोकी और उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो नदी में कूद गई। मैं उसे बचाने के लिए उसके पीछे पानी में कूद गया, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने के कारण हम दोनों ही बहते हुए बहुत दूर तक चले गए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे और खुद को बाहर निकाला। मैंने उसे हॉस्टल में एडमिट कराया। वो बच तो गई, लेकिन उसे 2 दिन बाद होश आया। लेकिन होश में आने के बाद भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि उसका परिवार कहाँ है,
तुम कहाँ रहती हो? उसका कोई दोस्त या पहचान वाला कोई हो तो बताए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बहुत वक्त बाद उसने कहा, कोई नहीं है मेरा। बस उसके बाद वो फिर से चुप हो गई। उसे किसी चीज का झटका सा लगा था, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। मुझे लगा कुछ वक्त में वो ठीक हो जाएगी, लेकिन एक दिन अचानक से उसने अपने हाथ की नस काट ली। उस वक्त वो हॉस्पिटल में ही थी, इसलिए तुरंत उसका इलाज कर दिया गया। लेकिन 1 महीने में उसने 3 बार नस काट ली और खुदकुशी करने की कोशिश की। शिवम की बात सुन बियान के सर से पसीना बहने लगा। उसने लड़खड़ाती जबान से कहा, नहीं, वैदेही ऐसा नहीं कर सकती। वो कैसे खुद के साथ ऐसा कर सकती है? शिवम ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन उसने ऐसा किया। और इतना ही नहीं, उसने टेरेस से कूदने की और फांसी लगाने की भी कोशिश की थी। लेकिन सच बात यह है कि ऐसा वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। बयान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? शिवम ने कहा, वैदेही की ऐसी हालत देखकर मुझे उसे साइकेट्रिक के पास ले जाना पड़ा। वैदेही को ठीक होने में 6 महीने लगे, लेकिन वो बहुत चुप सी रहती थी। उसने कभी मुझे नहीं बताया कि उसके साथ हुआ क्या था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए उसे मैं अपने साथ अपने शहर ले आया। माँ और बुआ ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया, खास तौर पर बुआ ने। उस वक्त बुआ की बेटी की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने वैदेही में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। उन्हीं की वजह से वैदेही थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। बुआ ने अपनी बेकरी में वैदेही को काम दिया था। वैदेही ने तब बताया था कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उसने बेकरी में बहुत मेहनत की, खुद को काम में झोंक दिया। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। एक बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर उन्हें मिला। बुआ ने उसे सारी जिम्मेदारी दे दी और उसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक बार उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। बयान ने पूछा, वो बार बार ऐसा क्यों करती थी? शिवम ने कहा, बर्दे की डॉक्टर जावेदा ने बताया कि यह एक बीमारी है जिसमें उसे भ्रम होते हैं। उसे हर बार कोई बच्चा दिखाई देता है और वो उसे खुदकुशी करने के लिए कहता है। उस वक्त वो होश में नहीं रहती। एक तेज सिर दर्द के साथ ये शुरू होता है। अगर हम उसे खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, तो उसका दिमाग उसे दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जैसे, ध्यान ने शिवम के शब्दों को पूरा करते हुए कहा, जैसे तेज बुखार और कमजोरी। शिवम ने हैरानी से पूछा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।